तुमसे शादी मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं और मायने रखती हैं, लेकिन आइंदा भी कुछ मायने रखेगी। इसका इन्हिसार तुम पर है। मुझसे जो गिला है इसे मुझसे करो, दूसरों से नहीं। मैं सिर्फ तुमको जवाबदेह हूँ मामा, किसी और के सामने नहीं। इसने बेहद नपे-तुले लफ्जों में इसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी। हम कभी दोस्त नहीं थे, लेकिन दोस्तों से ज्यादा बेतकल्लुफी और साफ गोई रही है हमारे ताल्लुक में। शादी का रिश्ता इसे कमजोर क्यों कर रहा है? अमामा ने नजर उठाकर इसके चेहरे को देखा। इसे इसकी आंखों में भी वही संजीदगी नजर आई जो इसके लफ्जों में थी। इसने एक बार फिर सर झुका लिया। वो गलत नहीं कह रहा था। इसके दिल ने एतराफ किया। तुम मेरी जिंदगी में हर शख्स और हर चीज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हो। सलाह ने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। लेकिन ये एक जुमला मैं तुम्हें हर रोज नहीं कह पाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए तुम्हारी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी इम्पोर्टेंस अब मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। ये तुम्हें तय करना है कि वक्त गुजरने के साथ तुम इस इम्पोर्टेंस को बढ़ाओगी या कम कर दोगी। इसकी बात सुनते हुए अमामा की नजर इसके इस हाथ की पुष्ट पर पड़ी, जिससे वो उसका हाथ सहला रहा था। इसके हाथ की पुष्ट बेहद साफ सुथरी थी। हाथ की पुष्ट और कलाई पर बाल ना होने के बराबर थे। हाथ की उंगलियां किसी मुसव्विर की उंगलियों की तरह लंबी और आम मर्दों के हाथों की निस्बत पतली थी। इसके हाथों की पुष्ट पर सब्ज और नीली रगें बहुत नुमायाना तौर पर नजर आ रही थी। इसकी कलाई पर रेस वॉच का हल्का सा निशान था। वो यकीनन बहुत बाकायदगी से रेस वॉच पहनता था। आज पहली बार इसके हाथों को इतने गौर से देख रही थी। इसे इसके हाथ बहुत अच्छे लगे। इसका दिल कुछ और मौम हुआ। इसकी तवज्जो कहाँ थी, सलार को अंदाजा नहीं हो सका। वो इसे इसी तरह संजीदगी से समझा रहा था। मोहब्बत या शादी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अपने अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करके रखना शुरू कर दें। इस रिश्ते से मजबूत नहीं होते दम घुटने लगता है। एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे की इनफरादी हैसियत को तस्लीम करना, एक दूसरे की आवाज के हक का एहतराम करना बहुत जरूरी है। अमामा ने गर्दन मोड़कर इसका चेहरा देखा। वो अब बेहद संजीदा था। हम दोनों अगर सिर्फ एक दूसरे के ऐब और कोताहियां ढूंढते रहेंगे तो बहुत जल्द हमारे दिल से एक दूसरे के लिए इज्जत और लिहाज खत्म हो जाएगा। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाएगी। ये दोनों चीजें मोहब्बत के घर की चार दीवारी खत्म हो जाए तो घर को बचाना मुश्किल हो जाता है। अमामा ने बड़ी हैरानी से इसे देखा। वो इसकी आंखों में हैरानी देखकर मुस्कुराया। अच्छी फिलॉसफी है ना? अमामा की आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट बैक वक्त आई थी। इसने इस बात में सर हिलाया। सलाह ने इसे अपने कुछ और करीब करते हुए कहा। मैं अल्लाह का परफेक्ट बंदा नहीं हूँ तो तुम्हारा परफेक्ट शोर कैसे बन सकता हूँ? मामा, शायद अल्लाह मेरी कोताहियां नजरअंदाज कर दे तो तुम भी माफ कर दिया करो। वो हैरानी से इसका चेहरा देखती रही। वो वाकई इस सलाह सिकंदर से नावाकिफ था। सलाह ने बड़ी नरमी के साथ इसकी आंखों के सूजे हुए पपोटों को अपने पूरों से छुआ। क्या हाल कर लिया है तुमने अपनी आंखों का? तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? वो बड़ी मुलायमत से कह रहा था। मामा ने जवाब देने के बजाय इसके सीने पर सरक दिया। वो अब पुरसुकून थी। इसके गिर्द अपना एक बाजू हमाइल करते हुए और दूसरे हाथ से इसके चेहरे और गर्दन पर आए हुए बालों को हटाते हुए इसने पहली बार नोटिस किया कि वो रोने के बाद ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन इससे ये बात कहना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी। वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वो इसके नाइट ड्रेस की शर्ट पर बने पैटर्न में गैर महसूस अंदाज में उंगलियां फेर रही थी। मूव कलर अच्छा लगता है तुम पर। इसने बेहद रोमांटिक अंदाज में इसके कपड़ों पर नजर डालते हुए कहा। इसके सीने पर हरकत करता इसका हाथ यकदम रुका। अमामा ने सर उठाकर इसे देखा। सलाह ने इसकी आंखों में खफगी देखी। वो मुस्कुराया। तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। ये टी पिंक है। ओह, अच्छा। सलाह ने गड़बड़ाकर इसके कपड़ों को दोबारा देखा। ये टी पिंक है। मैंने असल में मूव कलर बहुत अरसे से किसी को पहने नहीं देखा। सलाह ने वजाहत की। कल मूव पहना हुआ था मैंने। मामा की आंखों की खफगी बढ़ी। लेकिन मैं तो इसे पर्पल समझा था। सलार मजीद गड़बड़ाया। वो जो सामने दीवार पर पेंटिंग है ना, इसमें है पर्पल फ्लावर्स।
अमामा ने कुछ तहम्मुल का मुजाहिरा करने की कोशिश की। सलार इस पेंटिंग को घूरते हुए से ये नहीं बता सका कि वो इन फ्लावर्स को ब्लू कलर का कोई शेड समझकर लाया था। अमामा अब इसका चेहरा देख रही थी। सलार ने कुछ बेचारगी के अंदाज में गहरा सांस लिया। मेरा ख्याल है इस शादी को कामयाब करने के लिए मुझे अब जेब में एक शेड कार्ड्स रखना पड़ेगा। वो पेंटिंग को देखते हुए बड़बड़ाया था। वो पहली सुबह थी जब इसकी आंख सलार से पहले खुली थी। अलार्म सेट टाइम से भी 10 मिनट पहले। चंद मिनट वो इसी तरह बिस्तर में पड़ी रही। इसे अंदाजा नहीं हो रहा था कि रात का कौन सा पहर है। बेड साइड टेबल पर पड़ा अलार्म क्लॉक उठाकर इसने टाइम देखा, फिर साथ ही अलार्म ऑफ कर दिया। बड़ी एहतियात से वो उठकर बिस्तर में बैठी। साइड टेबल का लैंप बड़ी एहतियात से ऑन करते हुए इसने स्लीपर्स ढूंढे। फिर इसने खड़े होते हुए साइड टेबल का लैंप ऑफ किया। तब इसने सलार की साइड के लैंप को ऑन होते देखा। वो किस वक्त बेदार हुआ था, अमामा को अंदाजा नहीं हुआ था। मैं समझी तुम सो रहे हो, इसने सलार के सलाम का जवाब देते हुए कहा। मैं अभी उठा हूँ, कमरे में आहट की वजह से। वो इसी तरह लेटे लेटे अपना सेल फोन देख रहा था। लेकिन मैंने तो कोई आवाज नहीं की। मैं तो कोशिश कर रही थी कि तुम डिस्टर्ब ना हो। अमामा कुछ हैरान हुई थी। मेरी नींद ज्यादा गहरी नहीं है अमामा। कमरे में हल्की सी आहट हल्की सी भी हो तो भी मैं जाग जाता हूँ। इसने गहरा सांस लेते हुए सेल साइड पर टेबल पर रखा। मैं आइंदा एहतियात करूंगी, इसने कुछ मुआजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। जरूरत नहीं, मुझे आदत है इसी तरह की नींद की। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। इसने बेड पर पड़ा एक और तकिया उठाकर अपने सर के नीचे रखा और आंखें बंद कर ली। वो वॉशरूम में जाने से पहले चंद लम्हे इसे देखती रही। हर इंसान एक किताब की तरह होता है, खुली किताब जैसे कोई भी पढ़ सकता है। सलार भी इसके लिए एक खुली किताब था, लेकिन चाइनीज जबान में लिखी हुई किताब। इस दिन इसने और सलार ने सेहरी इकट्ठे की और हर रोज की तरह सलार फुरकान के साथ नहीं गया। वो शायद पिछले कुछ दिनों की शिकायतों का अजाला करने की कोशिश कर रहा था। अमामा का मूड रात को ही बहुत अच्छा हो गया था और इसमें मजीद बेहतरी इसकी इस तवज्जो की। मस्जिद में जाने से पहले आज पहली बार इसने इसे मुतला किया। अमामा तुम मेरा इंतजार मत करना, नमाज पढ़कर सो जाना, मैं काफी लेट आऊंगा। इसने जाते हुए इसे ताकीद की, लेकिन वो इसकी ताकीद को नजरअंदाज करते हुए इसके इंतजार में बैठी रही। वो 8:30 बजे इसके ऑफिस जाने के बाद सोई थी। दोबारा इसकी आंख 11 बजे डोरबेल की आवाज पर खुली। नींद में अपनी आंखें मसलते हुए इसने बेडरूम से बाहर निकलकर अपार्टमेंट का दाखिली दरवाजा खोला। 40-45 साल एक औरत ने इसे बेहद पुरतजस्सुस नजरों से देखते हुए सलाम किया। मुझे नौशीन बाजी ने भेजा है, इसने अपना तारुफ करवाया। अमामा को एकदम याद आया कि इसने नौशीन को सफाई के लिए मुलाजमा को कल के बजाय अगले दिन भेजने के लिए कहा था। वो इसे रास्ता देती हुई दरवाजे से हट गई। इतनी खुशी हुई जब नौशीन बाजी ने बताया कि सलार साहब की बीवी आ गई है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब शादी कर ली सलार साहब ने। अमामा के पीछे अंदर आते हुए मुलाजमा की बातों का आगाज हो गया था। कहाँ से सफाई शुरू करनी है तुमने? अमामा की फौरी तौर पर समझ में नहीं आया कि इसे सफाई के बारे में क्या हिदायत दे। बाजी आप फिक्र ना करें, मैं कर लूंगी, आप चाहे आराम से सो जाओ। मुलाजमा ने इसे फौरी ऑफर की। शायद इसने इसकी नींद से भरी हुई आंखों को देखकर कहा था, नहीं तुम लाउंज से सफाई करो, मैं अभी आती हूँ। ऑफर बुरी नहीं थी, इसे वाकई नींद आ रही थी, लेकिन वो इस तरह इसे घर में काम करता छोड़कर सो नहीं सकती थी। वॉशरूम में आकर इसने मुंह पर पानी के छींटे मारे, कपड़े तब्दील करके बाल समेटे और लॉन्च में निकल आई। मुलाजमा डस्टिंग में मसरूफ थी। लॉन्च की खिड़कियों से ब्लाइंड्स अब हटे हुए थे। सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन अब धुंध ना होने के बराबर थी। लाउंज की खिड़कियों से बाहर पौधे देखकर इसे इन्हें पानी देने का ख्याल आया। मुलाजमा एक बार फिर गुफ्तगू का आगाज करना चाहती थी, लेकिन वो इसे बैल्कनी की तरफ जाते देखकर चुप हो गई। जब वो पौधों को पानी देकर फारिग हुई तो मुलाजमा लाउंज साफ करने के बाद अब सालार के इस कमरे में जा चुकी थी, जिसे वो स्टडी रूम की तरह इस्तेमाल करता था। सलार साहब बड़े अच्छे आदमी इंसान हैं। तकरीबन 1.5 घंटे के अपार्टमेंट की सफाई करने के बाद अमामा ने इससे चाय का पूछा था। चाय पीते हुए मुलाजमा ने एक बार फिर से इस बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। अमामा इसके तबसरे पर सिर्फ मुस्कुराकर खामोश हो गई।
आप भी इनकी तरह बोलती नहीं हैं। मुलाजमा ने इसके बारे में अपना पहला अंदाजा लगाया। अच्छा, सलार भी नहीं बोलता? अमामा ने जानबूझकर इसे मौजू गुफ्तगू बनाया। कहाँ जी, हमीद भी यही कहता है साहब के बारे में। मुलाजमा ने शायद सलार के मुलाजिम का नाम लिया था। लेकिन बाजी, बड़ी हया है आपके आदमी की आंख में। इसने मुलाजमा के जुमले पर जैसे बेहद हैरान होकर इसका चेहरा देखा था। मुलाजमा बड़ी संजीदगी से बात कर रही थी। जिसे फुरकान साहब हैं वैसे ही आदत है सलार साहब की। फुरकान साहब तो खैर बाल बच्चे वालों हैं, लेकिन सलार साहब तो अकेले रहते थे इधर। मैं तो कभी भी इस तरह अकेले मर्दों वाले घरों में सफाई ना करूं। बड़ी दुनिया देखी है जी मैंने, लेकिन यहाँ काम करते हुए कभी नजर उठाकर नहीं देखा साहब ने मुझे। मैं कई बार सोचती थी कि बड़े ही नसीब वाली औरत होगी जो इस घर में आएगी। मुलाजमा फराटे से बोल रही थी। हीटर के सामने सोफे पर नींद दराज मामा इसकी बातें सुनती किसी सोच में गुम रही। मुलाजमा को हैरत हुई थी कि बाजी अपने शोर की तारीफ पर खुश नहीं हुई। बाजी क्या खुश होती, कम से कम इसे इतनी तवक्को तो थी इससे कि वो घर में काम करने वाली किसी औरत के साथ भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वो मर्दों की कोई बहुत बुरी ही बदतरीन किस्म होती होगी जो घर में काम करने वाली मुलाजमाओं पर भी नजर रखते होंगे, और सालार कम से कम इस किस्म के मर्दों में शुमार नहीं हो सकता था। मुलाजमा इसकी मुसलसल खामोशी से कुछ बेजार होकर जल्दी चाय पीकर फारिग हो गई। अमामा इसके पीछे दरवाजा बंद करने गई तो मुलाजमा ने बाहर निकलने से पहले मुड़कर इससे कहा, बाजी कल जरा जल्दी आ जाऊं आपके घर। अमामा ठटक कर रुक गई। इसके चेहरे पर यकीनन कोई ऐसा तासुर था जिसने मुलाजमा को कुछ बुखला दिया था। बाजी, मुझे छोटे बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है, इसलिए कह रही थी। इसने जल्दी से कहा। हाँ ठीक है, अमामा ने बमुश्किल जिससे खुद पर काबू पाते हुए कहा और दरवाजा बंद कर दिया। कल जल्दी आने के मुतालबे ने इसे साकित नहीं किया था, बल्कि इसे साकित किया था इसके 3 लफ्जों ने, आपके घर। ये इसका घर था जिसके लिए वो इतने सालों से ख्वार होती फिर रही थी, जिसकी आस में वो कितनी बार जलाल अंसर के पीछे गिड़गिड़ाने गई थी। वो बेयकीनी से लाउंज में आकर इन दीवारों को देख रही थी जिन्हें दुनिया इसके घर के नाम से शनाख्त कर रही थी, और वो वाकई इसका घर था। वो पनाहगाहें नहीं थी जहां वो इतने साल से सर झुकाकर ममनून और एहसानमंद बनकर रही थी। आंसुओं का एक रेला आया था इसकी आंखों में। बाज औकात इंसान समझ नहीं पाता कि वो रोए या हंसे। रोए तो कितना रोए, हंसे तो कितना हंसे। वो भी कुछ ऐसी ही कैफियत से गुजर रही थी। वो बच्चों की तरह हर कमरे का दरवाजा खोल खोल कर एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। वो जा सकती थी वहां, जो चाहे कर सकती थी। ये इसका घर था। यहाँ कोई जगह इसके लिए इलाका गैर नहीं था। इसे बस इतनी सी दुनिया ही चाहिए थी अपने लिए। कोई ऐसी जगह जहाँ वो इस्तेकाक के साथ रह सकती हो। सलाह एकदम जैसे कहीं पीछे चला गया था। घर के मामले में औरत के लिए हर मर्द पीछे रह जाता है। सलाह ने इसे दोबारा वक्फे वक्फे से सेल पर कॉल की, लेकिन अमामा ने रिसीव नहीं की। सलाह ने तीसरी बार फिर पीटी सेल पे कॉल की। इस बार अमामा ने रिसीव की, लेकिन इसकी आवाज सुनते ही सालार को अंदाजा हो गया था कि वो रो रही थी। इसे इसकी आवाज भराई हुई लगी। वो बहुत परेशान हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो दूसरी तरफ जिसे अपने आंसुओं और आवाज पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। क्यों रो रही हो? सलार की वाकई कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्यों रो रही है। रात हर झगड़े का इख्तिताम बेहद खुशगवार अंदाज में हुआ था। वो सुबह दरवाजे तक मुस्कुरा कर इसे रुखसत करने आई थी, फिर अब वो उलझ रहा था। दूसरी तरफ अमामा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे अपने रोने का क्या जवाब पेश करे। इससे तो ये तो नहीं कह सकती थी कि वो इसलिए रो रही है कि किसी ने इसे घर वाली कहा है। सलार ये बात नहीं समझ सकता था। कोई भी मर्द नहीं समझ सकता। मुझे अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं। सलार ने बे इख्तियार गहरा सांस लिया। ये वजह समझ आती थी। वो एकदम पुरसुकून हुआ। इधर वो बिल्कुल खामोश थी। माँ बाप का जिक्र किया था, झूठ बोला था, लेकिन अब रोने की जैसे एक और वजह मिल गई थी। जो आंसू पहले थम रहे थे वो एक बार फिर से बरसने लगे थे। कुछ देर वो चुपचाप फोन पर इसकी सिसकियां और हिचकियां सुनता रहा।
खसारे और स्कैम को वो पकड़ सकता था। इस गैर मुल्की बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को हेड करता था। छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट जाती बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए बेल आउट प्लान तैयार कर सकता था। कंपनीज के मर्जर पैकेजेस तैयार करना इसके बाएं हाथ का काम था। वो 0.1% क्रिप्सेप्शन के साथ वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स की पेशबीनी कर सकता था। मुश्किल से मुश्किल सरमायाकार के साथ सौदा तय करने में इसे मलका हासिल था। लेकिन शादी के इस एक हफ्ते के दौरान ही इसे ये अंदाजा हो गया था कि वो अमामा को रोते हुए चुप नहीं करा सकता। ना वो इन आंसुओं की वजह ढूंढ सकता था, ना इन्हें रोकने के तरीके से आते थे। वो कम से कम इस मैदान में बिल्कुल अनाड़ी था। मुलाजमा ने घर साफ किया था आज। एक लंबी खामोशी के बाद उसने अमामा की तवज्जो रोने से हटाने के लिए जिस मौजू और जुमले का इंतखाब किया वो अहम खाना था। अमामा को जैसे यकीन नहीं आया कि ये बताने पर के इसे अपने माँ बाप की याद आ रही है। सलार ने इससे ये पूछा है। पिछली रात के सलार के सारे लेक्चर्स को बालाए ताक रखते हुए इसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया और फोन मुनक़ता होते ही सलार को अपने अल्फाज के गलत इंतखाब का एहसास हो गया था। अपनी सेल की तारीख स्क्रीन को देखते हुए इसने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अगले 5 मिनट वो सेल में हाथ में लिए बैठा रहा। इसे पता था इसने अब कॉल की तो वो रिसीव नहीं करेगी। 5 मिनट के बाद इसने दोबारा कॉल की। खिलाफे तवक्का अमामा ने कॉल रिसीव की। इस बार इसकी आवाज में खफगी थी, लेकिन भटाई हुई नहीं थी। वो यकीनन रोना बंद कर चुकी थी। आई एम सॉरी, सलाह ने इसकी आवाज सुनते ही कहा। अमामा ने जवाब दिया ही दिया। वो उस वक्त इसकी माजरत नहीं सुन रही थी। वो सिर्फ एक ही बात का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसे सलार पर गुस्सा क्यों आ जाता है, यूं छोटी छोटी बातों पर। इतने सालों में जिस एक एहसास को वो मुकम्मल तौर पर भूल गई थी वो गुस्से का एहसास ही था। ये एहसास इसके लिए अजनबी हो चुका था। इतने सालों से इसने अल्लाह के सिवा किसी से कोई भी गिला नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। किसी से नाराज होना या किसी को खफगी दिखाना तो बहुत दूर की बात है। फिर अब ये एहसास इसके अंदर क्यों जाग उठा था? सईदा अम्मा, डॉक्टर सब्त अली और इनकी फैमिली, इसके क्लास फेलोज, कुलीग्स, इनमें से कभी किसी पर इससे गुस्सा नहीं आया था। वहां कभी कभार शिकायत होती थी, लेकिन वो शिकायत किसी लफ्जों की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। फिर अब क्या हो रहा था इसे? अमामा प्लीज बोलो, कुछ कहो। वो चौंकी। नमाज का वक्त निकल रहा है, मुझे नमाज पढ़नी है, इसने इसी उलझे हुए अंदाज में इससे कहा। तुम खफा नहीं हो? सलार ने इससे पूछा। नहीं, इसने मध्यम आवाज में कहा। वो नमाज के बाद देर तक इसी एक सवाल का जवाब ढूंढती रही और इसे जवाब मिल गया। 9 साल में इसने पहली बार अपने लिए किसी की जुबान से मोहब्बत का इजहार सुना था। वो एहसान करने वालों के हजूम में थी। पहली बार किसी मोहब्बत करने वाले के हिसार में आई थी। बिला शिकवा, नाज, नखरा, गुस्सा, खफगी, ये सब कैसे ना होता। इसे पता था कि जब वो रूठेगी तो वो इसे मना लेगा, खफा होगी तो इसे वजाहतें देगा। मान था या गुमान, लेकिन जो कुछ भी था गलत नहीं था। इतने सालों में जो कुछ इसके अंदर जमा हो गया था वो किसी लावे की तरह निकल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो रही थी। शाम को सलार इसे खुशगवार मूड में देखकर हैरान हुआ था। ये खिलाफ तवक्का था, खास तौर पर वो दोपहर वाले वाकये के बाद। लेकिन इस रात वो इसे डिनर के लिए बाहर ले गया था। वो बेहद नर्वस थी, लेकिन बहुत एक्साइटेड भी। वो कितने सालों के बाद यूं किसी रेस्टोरेंट के ओपन एयर हिस्से में बैठी बारबेक्यू खा रही थी। खाने के बाद वो दोनों विंडो शॉपिंग की नियत से मार्केट चले आए। सलार ने बड़ी नरमी और तवज्जो से इसे खुद को संभालने का मौका दिया था। वो इससे हल्की फुल्की बातें करता रहा। खाना खत्म करने तक वो नॉर्मल हो चुकी थी। ईद की खरीदारी की वजह से मार्केट में इस वक्त भी बड़ी गहमा गहमी थी। वो बहुत अरसे के बाद वहां आई थी। मार्केट की शक्ल ही बदल चुकी थी। वो बेहद हैरत से इन न्यू ब्रांड्स और दुकानों को देखते हुए गुजर रही थी, जो 8-9 साल पहले वहां नहीं थी। डॉक्टर सब्त अली की बेटियां या सईदा अम्मा के बेटे अपनी फैमिलीज के साथ जब भी आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं वो इसे भी साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके साथ बाहर ना जाने का फैसला इसका अपना होता था। वो इनमें से किसी के लिए मजीद किसी मुसीबत का बायस नहीं बनना चाहती थी। शादी को वो सिर्फ रहने की जगह की तब्दीली समझ रही थी। हालात की तब्दीली के बारे में इसने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन मौजूदात होते हैं, शाज़ो नादिर ही सही, लेकिन होते जरूर हैं। कुछ लोग ही
सलार की आवाज पर वो बेइख्तियार चौंकी थी। हाँ, कॉफी? इसने झिझक कर कहा। मैं शॉपिंग की बात कर रहा था। इसने कहा। नहीं, मेरे पास सब कुछ है, अमामा ने मुस्कुराकर कहा। वो तो अब मेरे पास भी है। इसके चेहरे पर बेइख्तियार सुर्खी दौड़ी थी। तुम्हें मेरी तारीफ अच्छी लगी? सलार, पास आओ। मैंने तुम्हें यहाँ तारीफ करने को कहा था। वो बेसाख्ता झेपी। तुमने जगह नहीं बताई थी, सिर्फ ये कहा था कि मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। वो इसे छेड़ते हुए महजूज हो रहा था। अमामा ने इस बार गर्दन मोड़कर इसे नजरअंदाज किया। इसके साथ चलते चलते एक शोकेस में डिस्प्ले पर लगी एक साड़ी देखकर वो बेसाख्ता रुकी। कुछ देर सताइशी नजरों से इसका ही रंग की साड़ी को देखती रही। वहां शोकेस में लगी यही वो शे थी जिसके सामने वो यूं ठटक कर रह गई थी। सलाह ने एक नजर इस साड़ी को देखा, फिर इसके चेहरे को, और बड़ी सहूलत के साथ कहा, मुझे लगता है ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, आओ लेते हैं। वो ग्लास डोर खोलते हुए बोला। नहीं, मेरे पास बहुत से फैंसी कपड़े हैं। अमामा ने इसके बाजू पर हाथ रखकर इसे रोका। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं दिया तुम्हें शादी पर, इसलिए कुछ देना चाहता हूँ। वो इस बार बोल नहीं सकी। वो साड़ी से वाकई बहुत अच्छी लगी थी। इस बुटीक से उन्होंने सिर्फ वो साड़ी ही नहीं खरीदी बल्कि चंद और सूट भी लिए थे। दूसरी बुटीक से घर में पहनने के लिए कुछ रेडीमेड मलबूसात, कुछ स्वेटर्स और जूते। मुझे पता है तुम्हारे पास कपड़े हैं, लेकिन तुम मेरे खरीदे हुए पहनोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसके पहले एतराज पर सलार ने बेहद रसानियत से कहा था। अमामा ने इसके बाद एतराज नहीं किया। इसे कुछ झिझक थी, लेकिन थोड़ी देर में ये झिझक भी खत्म हो गई। फिर इसने सारी चीजें अपनी पसंद से ली थी। मुझे तुम पर हर चीज अच्छी लगती है, सो तुम मुझसे मत पूछो। इसने सलार की पसंद पूछी तो वो उसे मुस्कुराते हुए बोला, लगा ले कर्टन्स लाउंज की खिड़कियों पर। अमामा को याद आया। ब्लाइंड से क्या इशू है तुम्हें? वो चौंका। अच्छे लगते हैं, खूबसूरत हैं कर्टन्स, कोई नहीं, लेकिन मुझे क्यों नहीं? सलार ने अपनी दिली तासुर छुपाते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो इससे कह नहीं सका कि इसे पर्दों से चिढ़ थी। खाने के बाद वो तकरीबन 12:30 बजे घर वापस आए। टिरामिसू रात 11:45 एक कैफे में कॉफी और भी, और लाहौर तब तक एक बार फिर धुंध में डूब चुका था। लेकिन जिंदगी के रास्ते से धुंध छुटने लगी थी। घर आने के बाद भी वो बेमकसद इन चीजों को खोलकर सोफे पर बैठ गई। कितने सालों बाद वो मिलने वाली किसी चीज को तशक्कुर और एहसानमंदी के बोझ के साथ नहीं, बल्कि इस्तेहकाक के एहसास के साथ देख रही थी। औरत के लिए बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत इसके शोहर का इसकी जात पर पैसा खर्च करना भी है। और ये नेमत क्यों थी, और वो इसे आज समझ पाई थी। डॉक्टर सब्त अली और इनकी बीवी हर सीजन के आगाज में इसे कपड़े और दूसरी चीजें खरीद कर देते थे। सईदा अम्मा भी इसके लिए कुछ न कुछ लाती रहती थी। इनके बेटे और डॉक्टर सब्त अली की बेटियां भी इसे कुछ न कुछ भेजती रहती थी। लेकिन मैं इनमें से किसी चीज को हाथ में लेते हुए इसने ऐसी खुशी या सुकून महसूस नहीं किया था। वो खैरात नहीं थी, लेकिन वो हक भी नहीं था, वो एहसान था, और इतने सालों में भी अपने वजूद को एहसानों का आदी नहीं बना सकी थी। बेशक वो इसकी जिंदगी का हिस्सा जरूर बन गए थे। एक ऐसा एहसास था जो इन चीजों को गोद में लिए इसे हो रहा था। खुशी, आजादी, इत्मीनान, सुकून, या कोई और ऐसी शे थी जिसके लिए इसके पास लफ्ज नहीं थे। क्या देख रही हो तुम? सलार कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से निकल आया था, और ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑफ करके कमरे में आते हुए इसने अमामा को इसी तरह सोफे पर वो सारी चीजें फैलाए दे बैठे देखा। वो हैरान सा हुआ। वो जब से आई थी इस वक्त से इन चीजों को लेकर बैठी हुई थी। कुछ भी नहीं, मैं बस रखने ही लगी थी। अमामा इन चीजों को समेटना शुरू कर दिया। एक वार्डरोब मैंने खाली कर दी है, तुम अपने कपड़ों इसमें रख लो। अगर कुछ और जगह की जरूरत हो तो गेस्ट रूम की एक वार्डरोब भी खाली है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। वो अपने कमरे से कुछ ढूंढता हुआ इससे कह रहा था। मुझे सईदा अम्मा के घर से अपना सामान लाना है। अमामा ने सारी चीजों को दोबारा डब्बों और बैग्स में डालते हुए कहा। कैसा सामान? वो अभी तक दराज में कुछ ढूंढ रहा था। मेरे जहेज का सामान, अमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। मसलन? वो दराज से निकाले गए कुछ पेपर्स देखते हुए चौंका। बर्तन है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, फर्नीचर भी है, लेकिन वो शोरूम पर है, और कुछ भी छोटी छोटी चीजें हैं। वो इन पेपर्स को दराज में रखकर इसकी बात सुनता रहा। तुम्हारी जाती इस्तेमाल की कोई चीज है वहाँ? इसने पूछा। वो सब मेरी जाती चीजें हैं, इसने बेसाख्ता कहा।
वो जहेज का सामान है। सलार ने इसे जताने वाले अंदाज में कहा, अब तुम कहोगे तुम्हें जहेज नहीं चाहिए। वो कुछ जज्बज होकर बोली, मुझे किसी भी किस्म का सामान नहीं चाहिए। सलार ने दो टोक अंदाज में कहा, तुम्हें लगता है इस अपार्टमेंट में पहले ही किसी चीज की कमी है? तुम चाहती हो यहाँ हर चीज दो दो की तादाद में हो रखे हूँ क्या? हाँ, वो पूछ रहा था। अमामा सोच में पड़ गई। इतने सालों से चीजें खरीद रही हूँ अपने लिए, लेकिन ज्यादा सामान अब्बू के पैसों से आया है। वो नाराज होंगे। वो अब भी तैयार नहीं थी। डॉक्टर साहब ने अपनी तीनों बेटियों को जहेज दिया? वो अब पूछ रहा था। नहीं दिया ना। तुम्हें कैसे पता? वो चंद लम्हे बोल नहीं सकी। उन्होंने हमें खुद बताया था, इसने कहा। इनकी तीनों बेटियों की शादियां फैमिली में हुई हैं, इसलिए। मामा ने कहा, ट्रस्ट मी, मैं भी जहेज लेकर आने पर तुमसे बुरा सलूक नहीं करूंगा। ये डॉक्टर साहब का तोहफा होता तो मैं जरूर रखता, लेकिन ये उन्होंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए दिया था, क्योंकि तुम्हारी शादी किसी ऐसी फैमिली में हो रही थी जिनके बारे में वो मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे, लेकिन मेरे बारे में तो वो भी जानते हैं, और तुम भी। सलाह ने इससे कहा, मेरे बर्तन, बेडशीट्स और कपड़े हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं इतने सालों से जमा कर रही हूँ, अब कैसे दे दूं ये सब कुछ? वो नाखुश थी। ओके, जो चीज तुमने अपने पैसे ली है वो ले आओ, बाकी छोड़ दो सब कुछ। वो किसी खैराती इदारे को दे देंगे। सलाह ने एक और हल निकाला। वो इस बार कुछ सोचने लगी। मैं सुबह ऑफिस जाते हुए तुम्हें सईदा अम्मा की तरफ छोड़ दूंगा और ऑफिस से आज जरा जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हारी पैकिंग भी करवा दूंगा। वो हाथ में कुछ पेपर्स लिए हुए इसकी तरफ आया। सोफे पर इसके पास पड़ी चीजों को एक तरफ रखते हुए वो इसके पास बैठ गया। ये जिस जगह पर इसका निशान है, इस पर अपना साइन कर दो। इसने कुछ पेपर्स इसकी तरफ बढ़ाते हुए एक पेन इसे थमाया। ये क्या है? इसने कुछ हैरान होकर इन पेपर्स को देखा। मैं अपने बैंक में तुम्हारा अकाउंट खुलवा रहा हूँ, लेकिन मेरा अकाउंट तो पहले ही खुला हुआ है। चलो एक अकाउंट मेरे बैंक में भी सही। बुरे नहीं हैं, हम अच्छी सर्विस देते हैं। इसने मजाक किया। अमामा ने पेपर साइन करना शुरू कर दिया। फिर वो अकाउंट बंद कर दूं? अमामा ने साइन करने के बाद कहा। नहीं, इसे रहने दो। सलाह ने पेपर्स इससे लेते हुए कहा, तुम्हें अकाउंट खोलने के लिए कितनी रकम का चेक दूं? अमामा का ख्याल था कि वो गैर मुल्की बैंक है, यकीनन अकाउंट खोलने के लिए मुल्की बैंक की निस्बत कुछ ज्यादा रकम की जरूरत होगी। तुम्हारा हक मेहर पे करना है मुझे, इसी रकम से खोल दूंगा। सलाह ने पेपर्स एक लिफाफे में रखते हुए इससे कहा, इस पर एक फिगर लिखो। अमामा ने हैरानी से इस राइटिंग पैड को देखा जो इसने इसकी तरफ बढ़ाया था। कैसी फिगर? वो उलझी। डिजिट्स, कोई भी फिगर, अपनी मर्जी के कुछ। सलार ने कहा। क्यों? वो मजीद उलझी। सलार ने इसके हाथ में पेन थमाया। इसने दोबारा पेन पकड़ तो लिया, लेकिन जहन बिल्कुल खाली था। कितने डिजिट्स का फिगर? अमामा ने चंद लम्हे बाद इसकी मदद चाही। वो एकदम सोच में पड़ गया। फिर इसने कहा, लिखोगी डिजिट्स? तो अगर तुम अपनी मर्जी से कोई फिगर लिखोगी तो कितने? 7 डिजिट्स। अमामा सोच में पड़ गई। ऑल राइट, लिखो फिर। सलार के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। अमामा चंद लम्हे इस साफ कागज को देखती रही, फिर इसने लिखना शुरू किया। 37,52,959। इसने राइटिंग पैड सलार की तरफ बढ़ा दिया। कागज पर नजर डालते ही वो चंद लम्हों के लिए जिसे सकते में आया, फिर कागज को पेड़ से अलग करते हुए बेइख्तियार हंसा। क्या हुआ? वो इसके रद्द-ए-अमल से कुछ और उलझी। कुछ नहीं, क्या होना था? कागज को तह करते हुए इसने अमामा के चेहरे को मुस्कुराते हुए बेहद गहरी लेकिन अजीब नजरों से देखा। इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? वो इसकी नजरों से उलझी। तुम्हारा शौहर हूँ, देख सकता हूँ तुम्हें। अमामा को एहसास नहीं हुआ। वो बड़ी सफाई से बात बदल रहा था। इससे बात करते हुए वो गैर महसूस अंदाज में कागज पर इस लिफाफे में डाल चुका था। तुमने मुझे साड़ी पहन कर नहीं दिखाई। रात के इस वक्त तुम्हें साड़ी पहन कर दिखाऊं? वो बेइख्तियार हंसी। वो इसके पास से उठते उठते रुक गया। वो पहली बार इस तरह खिलखिला कर हंसी थी, या फिर शायद वो इतने करीब से पहली बार इसे हंसते देख रहा था। एक बैग के अंदर डब्बे रखते हुए हमामा ने अपने चेहरे पर इसकी नजरें महसूस की। इसने सर उठाकर देखा। वो वाकई से देख रहा था। अब क्या है? वो एक बात सोच रहा था। वो संजीदा था। क्या? कि तुम रोते हुए ही नहीं, हंसते हुए भी अच्छी लगती हो। इसकी आंखों में पहले हैरत आई, फिर चमक और फिर खुशी। सलार ने हर तासुर को पहचाना था।
यूं जैसे किसी ने इसे फ्रेश कार्ड्स दिखाए हों। फिर इसने इसे नजरें चुराते हुए देखा, फिर इसके चेहरे का रंग बदलते देखा। पहले इसके कान की लोएं सुर्ख हुई, फिर इसके गाल, नाक और शायद इसकी गर्दन भी। इसे जिंदगी में कभी किसी औरत या मर्द को इतने वाजे तौर पर रंग बदलते नहीं देखा था, जिस तरह इसे 9 साल पहले भी 2-3 बार इसने इसे गुस्से में इसी तरह सुर्ख होते देखा था। इसके लिए अजीब सही, लेकिन ये मंजर दिलचस्प था, और अब वो इसे महसूस होते हुए भी इसी अंदाज में सुर्ख होते देख रहा था। ये मंजर इससे ज्यादा दिलचस्प था। ये किसी भी मर्द को पागल कर सकती है। इसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए इसने एतराफ किया। इसने अपनी जिंदगी में आने वाली किसी औरत को इतने बेजरर जुमले पर इतना शर्माते हुए नहीं देखा था, और इसको शिकायत थी कि वो इसकी तारीफ नहीं करता। सलार का दिल चाहा वो इसे कुछ और छेड़े। वो बज़ाहिर बेहद संजीदगी से इसे नजरअंदाज किए हुए चीजें बैग में डाल रही थी, लेकिन इसके हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। वो इसकी नजरों से यकीनन कंफ्यूज हो रही थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इन्हें घर में लाने के बाद आपकी समझ में नहीं आता आप इन्हें कहाँ रखें, क्योंकि आप इन्हें जहाँ भी रखते हैं इस चीज के सामने वो जगह बेहद बेमाया सी लगती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ घर में लाने के बाद इन्हें जहाँ भी रखें वही जगह सबसे अनमोल और कीमती हो जाती है। इसकी समझ में नहीं आ रहा था मामा इसके लिए इन चीजों में से कौन सी चीज थी। इसके चेहरे को देखता वो कुछ बेइख्तियार होकर इसकी तरफ झुका, और इसने बड़ी नरमी के साथ इसके दाएं गाल को छुआ। वो कुछ हया से सिमटी। इसने इसी नरमी के साथ इसका दायां कंधा चूमा, और फिर अमामा ने इसे एक गहरा सांस लेकर उठते हुए देखा। वो वहीं बैठी रही। सलार ने पलट कर नहीं देखा। वो इन पेपर्स को अब अपने पेट पर साइड टेबल की दराज में रख रहा था। पलट कर देखता तो शायद अमामा की नजरें इसे हैरान कर देती। इसने पहली बार इसके कंधे को चूमा था, और इस लम्स में मोहब्बत नहीं थी, एहतराम था। और क्यों था ये वो समझ नहीं सकी। वो अगले दिन तकरीबन 10 बजे सईदा अम्मा के घर आए। अमामा का मुस्कुराता मुतमईन चेहरा देखकर फौरी रद्द अमल ये हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ सलार के सलाम का जवाब दिया, बल्कि इसके सर पर प्यार देते हुए इसका माथा भी चूमा। ये सब लेकर जाना है। वो इसे अपने कमरे में लाई थी। वहां किताबों की 2 अलमारियां थीं, और इनमें तकरीबन 300-400 किताबें थीं। ये बुक्स? सलार ने हाथ के इशारे से पूछा। नहीं, ये इजल, कैनवस और पेंटिंग का सामान भी। अमामा ने कमरे में एक दीवार के साथ पड़े पेंटिंग्स के सामान को और कुछ अधूरी पेंटिंग्स की तरफ इशारा किया। ये सब कुछ ज्यादा नहीं है। बुक्स ही तकरीबन 2 कार्टन में आएंगी। सलाह ने इन किताबों को देखते हुए अंदाजा लगाया। नहीं, ये इतनी ही बुक्स नहीं है, और भी हैं, अमामा ने कहा। इसने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया, और फिर घुटनों के बल कारपेट पर बैठते हुए बेड के नीचे से एक कार्टन खींचना शुरू किया। ठहरो, मैं निकालता हूँ। सलार ने इसे रोका और खुद झुककर इस कार्टन को खींचने लगा। बेड के नीचे जितने भी डब्बे हैं वो सारे निकाल लो। इन सब में बॉक्स हैं। अमामा ने इसे हिदायत दी। सलार ने झुककर बेड के नीचे देखा। वहां मुख्तलिफ साइज के कम से कम 7-8 डब्बे मौजूद थे। वो एक के बाद एक डब्बा निकालता गया। बस? इसने खड़े होते हुए और हाथ झाड़ते हुए अमामा से पूछा। वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वो कमरे में मौजूद कपड़ों की अलमारी के ऊपर एक स्टूल पर चढ़ी कुछ डब्बे उतारने की कोशिश कर रही थी। सलाह ने एक बार फिर इसे हटाकर खुद डब्बे नीचे उतारे। इसका ख्याल था कि ये किताबों की आखिरी खेप है, क्योंकि कमरे में इसे डब्बा रखने की कोई और जगह नजर नहीं आई। ये इसकी गलत फहमी थी। वो अब अलमारी को खोले इसके अंदर मौजूद एक खाने से किताबें निकाल कर बेड पर रख रही थी। वो कम से कम 100 किताबें थीं जो उसने अलमारी से निकाली थी। वो खड़ा देखता रहा। अलमारी के बाद बेड साइड टेबल्स के दराजों की बारी थी। इनमें से भी किताबें निकली। बड़ी साइड टेबल के बाद ड्रेसिंग टेबल के दरवाजों और खानों की बारी थी। कमरे में मौजूद कपड़े की जिस बास्केट को वो लॉन्ड्री बास्केट समझा था, वो भी किताबें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वो कमरे के वस्त में खड़ा इसे कमरे की मुख्तलिफ जगहों से किताबें बरामद करते हुए देख रहा था। बेड पर मौजूद किताबों का ढेर अब शेल्फ पर लगी किताबों से भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन अब भी वो बड़ी शर्मात के साथ कमरे की मुख्तलिफ जगहों पर रखी हुई किताबें निकाल रही थी। इसने इन खिड़कियों के पर्दे हटाए जो सहन में खुलती थी। इसके बाद सलाह ने इसे बारी बारी सारी खिड़कियां खोलकर इनमें से भी किताबें निकालते देखा, जो प्लास्टिक के शॉपर्स में बंद थी। शायद ये एहतियात किताबों को मट्टी और नमी से बचाने के लिए की गई थी। बस इतनी ही किताबें हैं।
इसने बिल-आखिर सलार को मुतला किया। सलार ने कमरे में चारों तरफ बिखरे डब्बों और डबल बेड पर बड़ी किताबों के ढेर पर एक नजर डालते हुए बड़े तहम्मुल से पूछा, कोई और सामान भी है? हाँ, मेरे कुछ कैनवेस और पेंटिंग्स भी हैं, मैं लेकर आती हूँ। वो इसके जवाब का इंतजार किए बगैर कमरे से निकल गई। सलार ने डबल बेड पर पड़ी किताबों के ढेर से एक किताब उठाई। वो एक नॉवेल था, घटिया रोमांस लिखने वाले एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन राइटर का नॉवेल। इसने टाइटल पर नजर डाली और बेख्तियार इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। अगर वो नॉवेल का नाम मामा के सामने लेता तो वो सुर्ख हो जाती। इसने नॉवेल खोला। किताब के अंदर पहले ही खाली सफे पर मामा ने अपना नाम लिखा था। जिस तारीख को वो किताब खरीदी गई थी, वो तारीख, जिस जगह से खरीदी गई वो जगह, जिस तारीख को किताब पढ़ना शुरू किया और जिस तारीख को खत्म किया, वो हैरान हुआ। इस तरह के नॉवेल को वो फजूल समझता था। वो शायद ये कभी पसंद नहीं करता कि इस राइटर के किसी नॉवेल को कोई इसके हाथ में देखता, मगर इसने इस नॉवेल पर इतनी संजीदगी से अपना नाम और डेट्स लिखी हुई थी जैसे वो बेहद अहम किताब हो। इसने नॉवेल के चंद और सफ़े पलटे और फिर कुछ बेयकीनी के आलम में पलटता ही चला गया। नॉवेल के अंदर जगह जगह रंगीन मार्कर्स के साथ मुख्तलिफ लाइंस हाईलाइट की गई थी। बाज लाइंस के सामने स्टार और बाज के सामने डबल स्टार बनाए गए थे। वो बेख्तियार एक गहरा सा सांस लेकर रह गया। इन लाइंस में बेहुदा रोमांस, बेसूबी बातें, वो 2 महीने डायलॉग्स थे। इन पर स्टार बने हुए थे, वो निशान जदा थे। प्लेटोनिक हद। सलार ने वो नॉवेल रखते हुए दूसरा नॉवेल उठाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। वो सब के साथ रोमांटिक था। एक ही तरह के रोमांटिक नॉवेल, वो सब भी इसी तरह हाईलाइटेड थे। वो जिंदगी में पहली बार रोमांटिक और भी नॉवेल्स एंड बोन्स और बार ब्रोकेट लैंड की टाइप के रोमांस के इतने संजीदा कारी से मिल रहा था। और किताबों के इस ढेर को देखते हुए इस पर इंकशाफ भी हुआ था कि वो किताबें नहीं पढ़ती थी बल्कि सिर्फ यही नॉवेल्स पढ़ती थी। कमरे में मौजूद इन 1,500-2,000 किताबों में से सिर्फ चंद पेंटिंग्स, ककरी और शायरी की किताबें नजर आई थी। बाकी सब इंग्लिश नॉवेल्स थे और ये लेकर जानी है। एक नॉवेल देखते हुए वो मामा की आवाज पर बेइख्तियार चौंका। वो कमरे में बे 2-3 चक्करों के दौरान कुछ मुकम्मल और कुछ अधूरी पेंटिंग्स का एक छोटा सा ढेर भी बना चुकी थी। सलार इस दौरान इन किताबों के जायजे में मसरूफ था। इसने हाथ में पकड़ा हुआ नॉवेल वापस किताबों के इस ढेर पर रख दिया जो बेड पर पड़ा था। कारपेट पर पड़ी इन पेंटिंग्स पर नजर डालते हुए सलार को एहसास हुआ कि सईदा अम्मा के घर में जा बजा लगी हुई पेंटिंग्स भी इसके हाथ की बनी हुई हैं और यकीनन इन पेंटिंग्स की किसी दीवार पर लटकाना होने के सबब मजीद खाली जगह का दस्तयाब ना होना था। बेटा, ये सारा काट कबाड़ क्यों इकट्ठा कर लिया है? ये लेकर जाओगी साथ? सईदा अम्मा के कमरे में आते ही कमरे की हालत देखकर चौंकी। अम्मा, ये जरूरी चीजें हैं मेरी। अमामा सलार के सामने इस सामान को काट कबाड़ करार दिए जाने पर कुछ जज्बज हुई। क्या जरूरी है इनमें? ये किताबें तो रद्दी में दे देती। इतनी ढेर लगा लिया है और तस्वीरें वहीं रहने दे जहां पड़ी थी। छोटा सा घर है तुम लोगों का, वहां कहाँ पूरा आएगा ये सब कुछ? सईदा अम्मा किताबों के इस ढेर को देखकर मदहोश हो रही थी। यकीनन उन्होंने भी अम्मा की सारी किताबों को पहली बार इकट्ठा देखा था और ये इनके लिए कोई खुशगवार नजारा नहीं था। नहीं, आ जाएगा पूरा ये सब कुछ। 3 बेडरूम्स हैं, इनमें से एक को इस्तेमाल करेंगे ये सामान रखने के लिए, लेकिन दूसरी चीजों को यहीं रखना पड़ेगा। कंबल, कोइल्स, रगर्स और कुशन्स वगैरह को। वो 1 सेकंड में तैयार हो गई थी। लेकिन बेटा, ये सारा सामान तो काम का है, घर सजाना इससे। ये किताबों के ढेर और तस्वीरों को क्या करोगी तुम? सईदा अम्मा भी अब भी मुतरज हुई थी। कोई बात नहीं, इनकी किताबें जरूरी हैं। अभी कुछ और कार्टन या शॉपर्स हैं जिन्हें पैक करना है। सलार ने अपने स्वेटर्स की आस्तीनों को मोड़ते हुए आखिरी जुमला अम्मा से कहा। 3 बजे के करीब वो सारा सामान इनके घर में गेस्ट रूम में बिखरा हुआ था। फुरकान ने इस दिन भी इन्हें अफ्तारी के लिए अपनी तरफ मदऊ किया हुआ था, लेकिन सलार ने मुआजरत कर ली। फिलहाल इस सामान को ठिकाने लगाना ज्यादा अहम था। एक स्टोर में सलार ने कुछ अरसे पहले एल्यूमीनियम और शीशे के रेक्स वाली कुछ अलमारियां देखी थी। ये इत्तेफाक ही था कि वहां लगाया हुआ चक्कर बेकार नहीं गया। 6 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी एक ही तरह की 3 अलमारियों ने गेस्ट रूम की एक पूरी दीवार को कवर करके यकदम इसे स्टडी रूम की शक्ल दे दी थी। लेकिन अमामा की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इन 3 अलमारियों में इसकी तकरीबन सारी किताबें समा गई थी।
इन किताबों को इतने सालों में पहली बार कोई ढंग की जगह नसीब हुई थी। इसके ईज़ल और रेक्स लॉन्ड्री की दीवार पर बनी रेक्स पर समेटे गए थे। वो जहेज के सामान में बर्तनों और बेडशीट से अलावा और कुछ नहीं लाई थी। तब इसे अंदाजा नहीं था कि इसकी किस्मत में इस सामान में सिर्फ इन्हीं चीजों का इस्तेमाल लिखा था। सलार का किचन एरिया अब पहली बार एक आबाद जगह का नजारा पेश कर रहा था। बर्तनों के लिए बने रेक्स के शीशों से नजर आती नई क्रॉकरी और काउंटर की स्लीप पर किचन के इस्तेमाल की छोटी मोटी चीजों ने किचन की शक्ल को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। वो लोग रात के 10 बजे जब फारिग हुए तो अपार्टमेंट में आने वाला नया सामान समेटा जा चुका था। इसके लिए फुरकान के घर से खाना आया था, लेकिन इस रात अमामा ने इसे बड़ी एहतमाम के साथ नई क्रॉकरी में सर्व किया था। अच्छा लग रहा है ना ऐसे? अमामा ने चमकती आंखों के साथ इससे पूछा। सलार ने अपने सामने मौजूद नई ब्रांडेड प्लेट और इसकी अतराफ में लगी चमकती हुई कटलरी को देखा और फिर कांटा उठाकर इसे बगौर देखते हुए बेहद संजीदगी से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग वाले दिन सबसे पहले और अकलौते कस्टमर हैं। लेकिन मसला ये है अमामा की ये क्रॉकरी और कटलरी इतनी नई है कि इसमें खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा। मैं पुराने बर्तनों में नहीं खा सकता। अमामा का मूड बुरी तरह ऑफ हुआ। कम से कम ये वो जुमला नहीं था जो वो इस वक्त इस मौके पर इससे सुनना चाहती थी। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। सलार ने फौरन अपनी गलती की तस्दीक की थी। इसे अंदाजा हो गया था कि फिलहाल वो मजाक को सराहने के मूड में नहीं थी। अमामा के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई। अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए सलार ने कहा, खाने के बाद कहीं कॉफी पीने चलेंगे। इस बार इसके चेहरे पर कुछ नरमी आई। किचन का सामान लेना है, इसने फौरन कहा। वो चावल का चम्मच मुंह में डालते डालते रुक गया। अभी भी कोई सामान लेना बाकी है? वो हैरान हुआ। ग्रोसरी चाहिए? कैसी ग्रोसरी? किचन में सब कुछ तो है। आटा, चावल, दालें, मसाले, क्या है? कुछ भी नहीं, अमामा ने जवाबन पूछा। इनको मैंने क्या करना है? मैंने कभी खाना नहीं पकाया। सलार ने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा, लेकिन मैं तो पकाऊंगी ना, हमेशा तो दूसरों के घर से नहीं खा सकते हम। अमामा ने संजीदगी से कहा, जॉर्स और कंटेनर्स भी चाहिए। अमामा को याद आया, फिलहाल आज मेरा इस तरह की खरीदारी करने का मूड नहीं है, मुझे थकन महसूस हो रही है। सलार कराहा, अच्छा ठीक है, कल खरीद लेंगे, अमामा ने कहा। इस रात वो काफी के लिए करीबी मार्केट तक चले गए थे। गाड़ी फोर्ट्रेस के गिर्द घुमाते हुए उन्होंने वहीं गाड़ी में बैठे हुए कॉफी पी। शुक्र है किताबों को जगह तो मिल गई। सलार कॉफी पीते हुए चौंका। वो खिड़की से बाहर दूर शॉप्स को देखते हुए बड़बड़ाई थी। इसके शऊर में अब भी कहीं वो किताबें ही अटकी हुई थी। वो किताबें नहीं हैं, सलार ने संजीदगी से कहा। कॉफी का घूंट भरते हुए इसने चौंक कर सलार को देखा। 95% नॉवेल्स हैं, वो भी चीप रोमांस। 5-10 मैं समझ सकता हूँ। चलो इतने सालों में 100-200 भी हो इस तरह के रबिश पढ़ने के स्टेमिना सकते हैं, लेकिन 1,500-2,000 इस तरह के नॉवेल्स, तुम्हारा कितना? और तुमने बाकायदा मार्क करके पढ़ा है नॉवेल्स को। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में चुप रोमांस की सबसे बड़ी बड़ी कलेक्शन इस वक्त मेरे घर में है। वो खामोश रही, कॉफी पीते खिड़की से बाहर देखती रही। सलार कुछ देर इसकी तरफ से किसी रद्दमल का इंतजार करता रहा। फिर इसकी लंबी खामोशी पर इसे खदशा हुआ कि कहीं वो बुरा ना मान गई हो। अपना बायां बाजू इसके करीब कंधों पर फैलाते हुए इसने जैसे खामोश नजरों से मुआजरत की। ठीक है, चीप रोमांस है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे ये सब कुछ। वो खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ देर बोली, वहां लोग हमेशा मिल जाते हैं, कोई किसी से बिछड़ता नहीं है। मेरे लिए वंडरलैंड है ये। वो खिड़की से बाहर देखते हुए जैसे कहीं और पहुंची हुई थी। वो खामोशी से इसका चेहरा देखता और इसे सुनता रहा। जब अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तो ऐसी ही दुनिया में जाना अच्छा लगता है, जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो। वहां वो कुछ हो रहा हो जो आप चाहते हैं, वो मिल रहा हो जो आप सोचते हैं। झूठ है ये सब कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मेरी जिंदगी की कड़वाहट थोड़ी कम होती थी। जब मैं जॉब नहीं करती थी तब ज्यादा पढ़ती थी नॉवेल्स, कभी कभार सारा दिन और सारी रात। जब मैं ये नॉवेल्स पढ़ती थी मुझे कोई भी याद नहीं आता था, अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, भतीजे, भतीजियां, भांजे, भांजियां, कोई नहीं। वरना बहुत मुश्किल था सारा दिन या रात को सोने से पहले अपनी फैमिली के किसी और चीज के बारे में सोचना, अपनी जिंदगी के अलावा किसी और के बारे में परेशान होना। मैं खौफनाक ख्वाब देखती थी और फिर मैंने इन नॉवेल्स के जरिए ख्वाबों की दुनिया बसा ली। मैं नॉवेल खोलती थी और यकदम जिंदगी बदल जाती थी। मेरी फैमिली होती थी, इसमें मैं होती थी, जलाल होता था। सलार कॉफी का घूंट नहीं ले सका।
इसके लबों पर इस वक्त इस शख्स का नाम सुनकर कितनी अजियत हुई थी इसे। नहीं, अजियत बहुत ही छोटा लफ्ज है। ऐसी तकलीफ इंसान को शायद मरते वक्त होती होगी। हाँ, अगर ये नॉवेल्स इसकी दुनिया कामिल थी और इसका वंडरलैंड था तो इसमें जलाल अंसर ही होता होगा। सलार सिकंदर नहीं हो सकता था। वो इसके साथ मजहबन और कानूनन एक रिश्ते में बंधी थी। दिल के रिश्ते में कहाँ बंधी थी? दिल के रिश्ते में तो शायद अभी तक, और वो तो माजी था जहां जलाल अंसर के सिवा कोई दूसरा नहीं था। इसका चेहरा देखते हुए वो रंजीदगी से सोच रहा था। वो और अमामा को बोलते शायद एहसास भी नहीं हुआ था कि इसने जलाल का नाम लिया और किसी पैराए में लिया। एहसास होता तो वो जरूर अटकती या कम से कम एक बार सलार का चेहरा जरूर देख लेती। वो अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी, अभी भी कहीं और थी, अभी भी किसी का सब्र आजमा रही थी। अच्छा लगता था मुझे इस दुनिया में रहना। वहां उम्मीद थी, रोशनी थी, इंतजार था, लेकिन ला हासिल नहीं। तकलीफ थी मगर अब भी नहीं। आंसू थे मगर कोई पहुंच देता था। वहां किताब थी जिसमें अमामा हाशिम होती थी, आमना नहीं। हर बार इन किताबों पर अपना नाम लिखते हुए मैं खुद को याद दिलाती थी कि मैं कौन हूँ। दोबारा किताब खोलने पर जैसे किताब में मुझे बताती थी कि मैं कौन हूँ, वो मुझे मेरे पुराने नाम से बुलाती थी। इस नाम से जिससे इतने सालों से मैं कोई भी नहीं बुलाता था। तारीकी में बाज दफा इतनी रोशनी भी बहुत होती है, जिससे इंसान बेशक अपने आप को ना देख पाए लेकिन अपना वजूद महसूस करने के काबिल तो हो जाए। इसकी आवाज अब भीगने लगी थी। वो खामोश हो गई। दोनों के हाथों में पकड़े कपों में कॉफी ठंडी हो गई थी और वो इसे अब पीना भी नहीं चाहते थे। और अब डैशबोर्ड पर पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू पेपर निकाल कर अपनी आंखें खुश्क कर रही थी। सलार ने कुछ कहे बगैर इसके हाथ से कॉफी का कप ले लिया। एक डस्टबिन में दोनों कप फेंकने के बाद वो दोबारा गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसने अमामा से पूछा, और कॉफी चाहिए तुम्हें? नहीं। वापसी का रास्ता गैर मामूली खामोशी में तय हुआ। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, तुम सो जाओ। वो कपड़े तब्दील करके सोने के बजाय कमरे से निकल गया। मैं इंतजार करूंगी, अमामा ने इससे कहा। नहीं, मुझे जरा देर हो जाएगी, इसने अमामा के हाथ में पकड़े नॉवेल को नजरअंदाज करते हुए कहा, जो वो रात को पढ़ने के लिए लेकर आई थी। इसे वाकई ऑफिस के कुछ काम निपटाने थे, मगर स्टडी टेबल पर बैठते ही इसे अंदाजा हो गया कि आखिरी काम जो वो आज करना चाहता था वो ये था। कुछ देर वो लैपटॉप ऑन किए अपने टेबल पर बैठा रहा, फिर यकदम उठकर गेस्ट रूम में आ गया। लाइट ऑन करते ही किताबों से भरी हुई सामने दीवार के साथ लगी अलमारियों की नजरों से सामने आ गई। इसने किताबों को वहां कुछ घंटे पहले ही रखा था, बड़ी एहतियात और नफासत के साथ। मुसन्निफ के नाम के एतबार से इनकी मुख्तलिफ रैक्स पर ग्रुपिंग की थी। तब तक वो इसके लिए सिर्फ किताब अमामा की किताबें थी, लेकिन अब वो इन किताबों को उठाकर बहराए अरब में डुबो देना चाहता था, या कम से कम रावी में तो फेंक ही सकता था। वो अब किताबें नहीं, रद्दी थी। अमामा की वो तसर्रुआती परफेक्ट जिंदगी जो वो जलाल अंसर के साथ गुजार रही थी, वो 1,500-2,000 रोमांस इन किरदारों के रोमांस नहीं थे जो इन नॉवेल्स में थे। वो सिर्फ दो किरदारों का रोमांस था, अमामा और जलाल का। आला जर्फ बनने के लिए खुले दिल या बर्दाश्त की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिमाग का काम ना करना ज्यादा जरूरी होता है। वो भी इसका शौहर था, वो इन किताबों को घर में नहीं रखना चाहता था और वो ऐसा कर सकता था। वो इसकी बीवी थी, रोती धोती नाराज होती, लेकिन इतनी बाइख्तियार नहीं थी कि इसकी मर्जी के बगैर इन किताबों को वहां रख सकती। वो औरत थी, जिद कर सकती थी, मनवा सकती थी। वो मर्द था, इसे अपनी मर्जी के लिए जिद जैसे किसी हरबे की जरूरत नहीं थी। ये इसका घर था, ये इसकी दुनिया थी। वो शराइत के साथ नहीं रहना चाहता, ना ही ऐसे जी सकता है। वो मिराद के साथ दुनिया में आता है और इसी के साथ दुनिया में रहता है। तो आसान हल ये था कि जो इसे मुआशरा और इसका जहन बता रहा था, मुश्किल हल वो था जो इसका दिल इससे कह रहा था। और दिल कह रहा था, छोड़ो, जाने दो यार, ये जहर का घूंट है, लेकिन पी जाओ। और दिल ना भी कहता तब भी वो इस चीज को अपने घर से निकाल कर नहीं फेंक सकता था, जो अमामा की मलकियत थी, जो कभी इसके दुखों के लिए मरहम बनी थी। इन किताबों के किरदारों में वो जिस किसी को भी सोचती रही थी, लेकिन इन किताबों पर लिखा हुआ नाम इसका अपना था, और ये वो नाम था जो इसकी रूह का हिस्सा था। सब्र की कई किस्में होती हैं और कोई भी किस्म आसान नहीं होती। वहां खड़े इसने सोचा और लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर निकल आया। वो रमजान में कभी सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन स्टडी रूम में वापस आकर इसने सिगरेट सुलगाया था।
इस वक्त खुद को नॉर्मल करने के लिए यही वाहिद हल इसकी समझ में आया। एक सिगरेट पीने की नीयत से बैठे हुए इसे अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितने सिगरेट पी चुका था। सलार, अमामा की आवाज पर वो रॉकिंग चेयर पर बैठे बैठे चौंका। गैर महसूस अंदाज में बाएं हाथ में पकड़ा सिगरेट इसने एश ट्रे में मसला। वो दरवाजे में ही खड़ी थी और यकीनन इसके हाथ में सिगरेट देख चुकी थी। ना भी देखती तब भी कमरे में पिघली सिगरेट की बू इसे बता देती। तुम स्मोकिंग करते हो? वो जैसे कुछ परेशान और शॉक्ड अंदाज में आगे बढ़ी। नहीं, बस कभी कभार जब अपसेट होता हूँ तो एक आध सिगरेट पी लेता हूँ। कहते हुए सलार की नजर एश ट्रे पर पड़ी। वो सिगरेट के टुकड़ों से भरी हुई थी। आज कुछ ज्यादा ही पी गया, वो बड़बड़ाया। फिर इसने सर उठाकर इसे देखा और अपना लहजा हमवार रखने की कोशिश करते हुए कहा, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम मेरी वजह से अपसेट हो? इसने सवाल का जवाब देने के बजाय इससे पूछा। तो इसने महसूस कर लिया। सलार ने इसका चेहरा देखा और सोचा इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और इस्तिराब था। वो नाइटी में मलबूस ऊनी शॉल अपने गिर्द लपेटे हुए थी। सलार जवाब देने के बजाय रॉकिंग चेयर की पुश से टेक लगाए इसे देखता रहा। इसने कुर्सी को हिलाना बंद कर दिया था। इसकी खामोशी ने जैसे इसके इस्तिराब में और इजाफा किया था। तुम्हारी फैमिली ने कुछ कहा है या मेरी फैमिली ने कुछ किया है? वो क्या सोच रही थी? सलार ने बेइख्तियार एक गहरा सांस लिया। काश ये वजह होती, वो ना होती जो थी। क्या कहेगी मेरी फैमिली या क्या करेगी तुम्हारी फैमिली? इसने मदम आवाज में इससे पूछा। वो इसी तरह उलझी हुई यूं चुप खड़ी रही जैसे इसे खुद भी इस सवाल का जवाब मालूम नहीं था। लेकिन वो खामोशी से इसे देखती रही यूं जैसे इसे यकीन हो कि वो सच नहीं बोल रहा। वो हैरान था कि वो कैसे कैसे खदशात जहन में लिए बैठी थी। वो रॉकिंग चेयर पर सीधा होकर बैठ गया। इसे इस वक्त अमामा पर जैसे तरस आया था। यहाँ आओ। इसे सीधे होते हुए इसका बायां हाथ पकड़ा। वो झिझकी, ठटकी, फिर इसकी आहोश में आ गई। सलार ने इसके दोनों हाथों को इसके शॉल के अंदर करते हुए इसकी शॉल को इसके गिर्द और अच्छी तरह से लपेटते हुए किसी नन्हे बच्चे की तरह इसे अपने सीने से लगाते हुए थपका और इसका सर चूमा। कोई कुछ नहीं कह रहा और कोई कुछ नहीं कर रहा। हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ है और अगर कुछ होगा तो मैं देख लूंगा, सब कुछ। तुम अब इन चीजों के बारे में परेशान होना छोड़ दो। वो इसे गोद में लिए अब दोबारा रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। फिर तुम अपसेट क्यों हो? मैं मेरे अपने बहुत से मसले हैं, वो बड़बड़ाया। अमामा ने गर्दन ऊपर करते हुए इसका चेहरा देखने की कोशिश की। इतने दिनों में वो पहली बार इसे इतना संजीदा लगा था। सलार, तुम मैं परेशान नहीं हूँ और अगर हूं भी तो तुम इसकी वजह नहीं हो। अब वो दोबारा मुझसे ये सवाल मत करना। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले इसने कुछ सख्त लहजे में झड़कने वाले अंदाज में इसकी बात काट कर सवाल से पहले जवाब दिया। वो जैसे इसका जहन पढ़ रहा था। वो चंद लम्हों के लिए कुछ बोल नहीं सकी। इसका लहजा बहुत सख्त था और सलार को भी इसका एहसास हो गया था। तुम क्या कह रही थी मुझसे कि किचन के लिए कुछ चीजों की जरूरत है? इसने इस बार बेहद नरमी के साथ मौजू बदला। अमामा ने एक बार फिर इसे इन चीजों के नाम बताए। कल चलेंगे रात को ग्रोसरी के लिए। अमामा ने इस बार कुछ नहीं कहा। इसके सीने पर सर रखे वो दीवार पर इस सॉफ्ट बोर्ड पर लिखे हुए बहुत से नोट्स, डेडलाइंस और कुछ अजीब से इंडेक्सेस वाले चार्ट्स देखती रही। फिर इसने सलार से पूछा, तुम बैंक में क्या काम करते हो? वो एक लम्हे के लिए चौंका। फिर इसने इसकी नजरों का ताकुब करते हुए बोर्ड पर नजर डाली। मैं बेकार काम करता हूँ, वो बड़बड़ाया। मुझे बैंकर्स कभी अच्छा नहीं लगे। अमामा को अंदाजा नहीं हुआ कि इसने कितनी गलत वक्त पर यह तबसरा किया है। जानता हूँ तुम्हें डॉक्टर्स अच्छे लगते हैं। सलार के लहजे में खुनकी आई थी। हाँ, मुझे डॉक्टर अच्छे लगते हैं। अमामा ने सादा लहजे में बोर्ड को देखे हुए कुछ भी महसूस किए बगैर इसके सीने पर सर रखे इसकी तायद की। ये कहते हुए इसे जलाल का ख्याल नहीं आया था, लेकिन सलार को आया था। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम बैंक में क्या करते हो? अमामा ने दोबारा पूछा। मैं पब्लिक रिलेशन में हूँ, इसने झूठ बोला। खुद भी नहीं समझ पाया था। अम्मा ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। ये फिर भी बेहतर है। अच्छा है तुम डायरेक्ट बैंकिंग में नहीं हो। तुमने क्या पढ़ा था सलार? मास कम्युनिकेशन? वो एक के बाद एक झूठ बोल रहा था। मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है। तुम्हें कुछ और बनना चाहिए था, यानी डॉक्टर। सलार सुलगा, लेकिन अमामा खिलखिलाकर हंसी।
मास कम्युनिकेशंस पढ़कर तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। सलार ने जवाब नहीं दिया। अगर वो इसका चेहरा देख लेती तो इतनी बेतकल्लुफी के साथ ये तबसरा ना कर रही होती। मैं डॉक्टरों से नफरत करता हूँ, सलार ने सर्द लहजे में कहा। वो बेइख्तियार सलार से अलग हुई। क्यों? इसने हैरत से सलार का चेहरा देखते हुए कहा। इसका चेहरा बेतासुर था। कम से कम अमामा इसे पढ़ नहीं सकी। ऐसे ही, सलार ने कंधे उचकाते हुए बड़ी सदमेरी से कहा। ऐसे ही कैसे? कोई वजह तो जरूर होगी। वो जज्बज हुई। तुम्हें क्यों नापसंद है बैंकर्स? सलार ने तुर्की बतुर्की जवाब कहा। बददीयानत होते हैं, अमामा ने बेहद संजीदगी से कहा। बैंकर्स? सलार ने बेयकीनी से कहा। हाँ, इस बार वो संजीदा थी। वो सलार का बाजू अपने गिर्द से हटाते हुए उठ खड़ी हुई। सलार ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो अब करीब जाकर बोर्ड को देख रही थी। इस पर लगाए हुए नोटिस और डेडलाइंस पढ़ रही थी। बैंकर्स लोगों का पैसा असासा महफूज रखते हैं, इसने अपने उकुब में सलार को बड़े जताने वाले अंदाज में कहते सुना। और पैसा लोगों का ईमान खराब कर देता है, इसने मुड़े बगैर जवाब दिया। इसके बावजूद लोग हमारे पास आते हैं, सलार ने इसी अंदाज में कहा। इस बार अमामा पलटी। लेकिन वो आप पर भरोसा नहीं करते। वो मुस्कुरा रही थी मगर सलार नहीं। इसने खामोशी से इसका चेहरा देखा, फिर इस में सर हिलाया। एक बददियानत बैंकर सिर्फ आपका पैसा ले सकता है, लेकिन एक बददियानत डॉक्टर आपकी जान ले सकता है। तो फिर ज्यादा खतरनाक कौन हुआ? इस बार अमामा बोल नहीं सकी। इसने चंद मिनट तक जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसे जवाब नहीं मिला। फिर इसने एकदम सलाह से कहा, अगर मैं डॉक्टर होती तो फिर भी तुम्हें डॉक्टर से नफरत होती। वो अब इसे जज्बाती दबाव में ले रही थी। ये गलत था, लेकिन अब वो और क्या करती? नहीं करता तो मैं इस पर राय एग्जिस्ट में मुमकिनात पर कोई नतीजा नहीं निकालता, जमीनी हकाइक पर निकालता हूँ। जब अगर भी नहीं दे सकता, इसने कंधे उचकाकर साफ जवाब दिया। अमामा का रंग कुछ फीका पड़ गया। जवाब गैर मुतवक्कत था, कम से कम सलाह की जबान से। जमीनी हकायक ये हैं कि तुम मेरी बीवी हो, तुम डॉक्टर नहीं हो। मैं बैंकर हूँ और मैं डॉक्टर से नफरत करता हूँ। इसके लहजे की ठंडक पहली बार अमामा तक पहुंची थी। लहजे की ठंडक या फिर आंखों की सर्द मेरी, वो बोल नहीं सकी और ना ही मिल सकी। एक हफ्ते में इसने इस तरह तो कभी इससे बात नहीं की थी। रात बहुत हो गई है, सोना चाहिए हमें। वॉल क्लॉक पर नजर डालते हुए वो इसे देखे बगैर कुर्सी से उठकर चला गया। वो दीवार के साथ लगी झूलती हुई कुर्सी को देखती रही। वो इसके बदलते मूड की वजह समझ नहीं सकी थी। वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे थे जिस पर वो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता। वो वहां खड़ी अपनी और इसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को शुरू से याद करने की कोशिश कर रही थी। शायद इसे बैंकर्स के बारे में मेरे कमेंट्स अच्छे नहीं लगे। वो जिसे तज्जिया कर रही थी। जब वो दोबारा कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑन थी, लेकिन वो सो चुका था। वो अपने बेड पर आकर बैठ गई। सारा दिन काम करती रही थी, लेकिन बुरी तरह थक जाने के बावजूद इस वक्त इसकी नींद यकदम गायब हो गई थी। सलार के बारे में सारे अंदेशे जो उसके साथ गुजरे एक हफ्ते ने सुला दिए थे, एकदम फिर से जाग उठे थे। वो इसकी तरफ करवट लिए हुए सो रहा था। वो इसका चेहरा देखती रही। वो इससे चंद फुट के फासले पर था। कम से कम नींद की हालत में पुरसुकून लग रहा था। आखिर मर्द इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं और इतने नाकाबिले एतबार क्यों होते हैं? इसका चेहरा देखते हुए इसने सोचा, इसकी रंजीदगी में इजाफा जरूर हुआ था। जिंदगी इतनी महफूज नहीं हुई थी जितनी वो कुछ घंटे पहले तक समझ रही थी। आज लाइट ऑन करके सोऊंगी क्या? सलार करवट लेते हुए बड़बड़ाया। वो यकीनन गहरी नींद में नहीं था। अमामा ने हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी, लेकिन वो सोने के लिए नहीं लेटी थी। अंधेरे में सलार ने दोबारा इसकी तरफ करवट ली। तुम सो क्यों नहीं रही? सलार ने हाथ बढ़ाकर अपना बेड साइड टेबल लैंप ऑन कर दिया। अमामा ने कुछ कहे बगैर कंबल खुद खींचा और सीधा लेटते हुए इसने आंखें बंद कर ली। सलार चंद लम्हे इसका चेहरा देखता रहा, फिर इसने लैंप दोबारा ऑफ कर दिया। अमामा ने दोबारा आंखें खोल ली। तुम्हें शहरी के वक्त भी उठना है अमामा? इसे हैरत हुई। इसने अंधेरे में इसे आंखें खोलते हुए कैसे देख लिया था? गर्दन मोड़कर इसने सलार की तरफ देखने की कोशिश की। इसे कुछ नजर न आया। तुम्हें पता है सलार, दुनिया का सबसे बेहुदा वो काम कौन सा है? इसने सलार की तरफ करवट लेकर कहा। क्या? शादी? इसने बेसाख्ता कहा। चंद लम्हे खामोशी के बाद इसने सलार को कहते सुना। आई एग्री। अमामा को भी इख्तियार दुख हुआ। कम अज कम सलार को इस बात से
करना चाहिए था। इसने सलार का बाजू अपने गिर्द हमायल होते हुए महसूस किया। वो अब इसकी पेशानी चूमते हुए कह रहा था, गुड नाइट। ये इसे सुलाने को एक और आखिरी कोशिश थी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने कुछ बेचैन होकर कहा, सलार। सलार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया और आंखें खोल ली। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। झूठ जरूरी था, लेकिन सच बेहद मुज़िर था। तुम मेरे साथ इतने रूड हुए। इसने बिलाखिर शिकायत की। ऑफिस की किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ अपसेट था, शायद इसलिए रूड हो गया। इसने माजरत की। वो इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। कैसा प्रॉब्लम? यू जस्ट डोंट वरी। होते रहते हैं मामा। अगर आइंदा कभी भी मेरा ऐसा मूड हो तो तुम परेशान मत होना, ना ही मुझसे ज्यादा सवाल करना। मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। अमामा की समझ में इसकी तवज्जो नहीं आई थी, लेकिन वो पुरसुकून हो गई थी। मैं इसलिए परेशान हो रही थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है। मैंने बैंकर्स को बुरा कहा था ना, इसलिए। तुम्हें तो 7 खून माफ कर सकता हूँ मैं। ये तो कोई बात ही नहीं। इसने एक बार फिर गहरा सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, डॉक्टर्स में भी बहुत सी बुराइयां होती हैं, लेकिन मुझे बस अच्छे लगते हैं। बस मोहब्बत है मुझे डॉक्टर से। मैं भी इनकी सारी खामियां इग्नोर कर सकती हूँ। सलार की आंखों में नींद यकदम गायब हो गई। वो किसी और हवाले से वजाहत दे रही थी। इसने इसे किसी और किराए पे लिया था। तुम्हें वाकई डॉक्टर से नफरत है? वो अब यकीनी के साथ पूछ रही थी। जो चीज तुम्हें पसंद हो, मैं इससे नफरत नहीं कर सकता हूँ। मजाक कर रहा था मैं। अमामा के होंठों पर मुतमईन मुस्कुराहट आई। इसने भी सलार के गिर्द अपने बाजू हमायल करते हुए कहा, अब मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद है मोहब्बत की ये दास्तान आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।